हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीपी फॉरएवर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। और ये आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता मानते थे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर। पियाजे वॉज नोन फॉर स्टडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग। पियाजे को बच्चों के सोचने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए जाना जाता था। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बताता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं, कैसे ज्ञान की रचना करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो चलिए आइए हम पियाजे के बारे में जानते हैं। पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में और पियाजे की मृत्यु हुई थी 1980s में। इस दौरान 1919 में पियाजे वॉज वर्किंग एट एल्फ्रेड बिने लेबोरेटरी, जो कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपकी पेरिस में। तो एल्फ्रेड बिने लेबोरेटरी में कार्य करते समय पियाजे ने ऑब्जर्व करा कि चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस मेड डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यानी अलग अलग आयु के बच्चे चीजों को सीखते समय अलग अलग प्रकार की गलतियां करते हैं। तो यहां से हमें क्या की कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पियाजे ने मिस्टेक्स पर बहुत फोकस किया। यानी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं तो इसका मतलब वो लर्न करते हैं, चीजों को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मिस्टेक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इसलिए 1936 में पियाजे ने अपनी एक थ्योरी पब्लिश की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इस थ्योरी का ही नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और बोधात्मक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी में पियाजे ने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर। यानी पियाजे की ये जो थ्योरी थी, ये ज्ञानात्मक, रचनावादी उपागम और संरचनावादी उपागम के ऊपर थी। क्योंकि पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने वातावरण में सक्रिय होकर चीजों को सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय होकर। और जब बच्चा मिस्टेक्स करेगा तो इसका मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और चीजों को बढ़िया तरीके से लर्न कर पाएगा। अब क्योंकि ये पियाजे की पूरी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, इसलिए हम पहले कॉग्निशन शब्द को जानेंगे। The word cognition is derived from the Latin word cognoscere, संज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोस्करे शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज को जानना। अब संज्ञान के अंदर किसी भी चीज को जानने की कला, यानी आर्ट ऑफ नोइंग शामिल होती है। संज्ञान चीजों को जानने और समझने से बनता है। जब बच्चा किसी भी चीज को जानता है और समझता है तो बच्चे के माइंड में संज्ञानात्मक प्रक्रियां, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस फॉर्म होती हैं। और ये जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल करे हुए हैं, जैसे मेंटल प्रोसेस, नॉलेज एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंटल स्टेज और एक्टिव लर्निंग। अब मानसिक प्रक्रियाओं में क्या क्या आता है? कोई भी किसी भी चीज के बारे में सोचना, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, कोई भी जानकारी उसे अप्लाई करना, अप्लाइंग,
ये सब हमारे मेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान प्राप्ति, इसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? जो भी आपने अपने मेंटल प्रोसेस के थ्रू नॉलेज एक्वायर की है उसे प्रॉब्लम सॉल्व में यूज करना ही इसमें आता है। जैसे कोई भी लर्नड इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके जब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो ये स्टेट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेज, अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पियाजे के अनुसार विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ही पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 स्टेजेस में विभाजित किया है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्टिव लर्निंग, पियाजे ने बताया कि बच्चा अपने वातावरण में इंटरैक्शन के द्वारा ही नॉलेज को एक्वायर करता है। कभी भी उन्होंने पैसिव लर्निंग की बात नहीं की, जिसके ऊपर बिहेवियरिज्म वालों ने बहुत फोकस किया था। तो आइए कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। स्कीमा, स्कीमा है क्या? स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये मानसिक संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये स्कीमा बहुत लिमिटेड होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होते हैं। और ये डेवलप होते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया कि बच्चा जब अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बनाएगा, वातावरण के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो उसके स्कीमा डेवलप होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि स्कीमा बनता कैसे है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके घर पे उसके मामा जी आए और उन्होंने बच्चे को बॉल दी। अब बच्चे को बताया सबने कि ये बॉल है, तो बच्चा समझ गया कि ये येलो कलर की है, राउंड इसकी शेप है, अब मैं इसे एज अ बॉल एक्वायर कर लेता हूं। यानी अब बच्चे के दिमाग में बॉल का स्कीमा बन गया कि हाँ ये बॉल है। अब जितनी बार भी वह उस बॉल से खेलेगा या येलो कलर की बॉल लाके देंगे उसे, तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये बॉल है। ठीक है। तो ऐसे करके स्कीमा फॉर्म होते हैं और ये किसी भी चीज के फॉर्म हो सकते हैं, चाहे इसमें बॉल है, बुक है, आपने बच्चे को बुक दी, कोई पेन है, पेन के बारे में सिखाया। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट दे डेवलप देयर स्कीमा। स्कीमा की एक विशेषता और है कि ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं। यानी हर समय और हर स्टेज पर हमारे स्कीमा इवॉल्व होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, यानी समाधान। इसे हम कहते हैं संतुलन। संतुलन यानी जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि किसी बच्चे के वातावरण में इंटरेक्शन के साथ उसने अपना स्कीमा बना लिया। अब उसे आप येलो कलर की जितनी भी बॉल लाकर देंगे, वो उस समय उन सब बॉल को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये स्टेट ही कहलाती है इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि बच्चों के जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वह सफिशिएंट है। यहां पर बच्चे का वर्तमान ज्ञान या वर्तमान स्कीमा वो सफिशिएंट है उस स्थिति से डील करने के लिए। इक्विलिब्रियम में हम न्यू एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम की एक जो और इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ये, इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चा कॉग्निटिव, कंफर्टेबल, ज्ञानात्मक आराम की स्थिति में रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने जब कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसे लेकर वह कॉन्फिडेंट है। जितनी बार भी आप बच्चे के सामने येलो बॉल लाकर देंगे वो उसे हर बार पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। बच्चा कॉन्फिडेंट है और वह मेंटली स्टेबल है, और इसलिए हम इसे कहेंगे कि बच्चा इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसइक्विलिब्रियम की।
ये डिसइक्विलिब्रियम बिल्कुल इक्विलिब्रियम का अपोजिट है और इसे असंतुलन कहते हैं। और जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये बच्चे के सामने समस्या आती है। अब चूंकि बच्चे के माइंड में येलो बॉल का कॉन्सेप्ट तो फॉर्म हो गया, अब एक दिन बच्चे को ग्रीन कलर की बॉल ला कर दी। अब बच्चा आ गया कंफ्यूजन में। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये तो पता है कि हाँ ये बॉल है, ये राउंड है, पर बच्चा इसके कलर को लेकर कंफ्यूज हो गया कि इसका कलर ग्रीन है। तो अब बच्चा आ गया डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपका वर्तमान ज्ञान या वर्तमान स्कीमा सूचना को शामिल ना कर पाए तो वो कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम। यानी मौजूदा संरचनाएं नई जानकारी को समझने में अपर्याप्त है। यहां पर बच्चे का कॉग्निटिव इम्बैलेंस हो गया। इसे कॉग्निटिव इम्बैलेंस की स्टेट भी कहते हैं। इससे भी पूछा जा सकता है कि डिसइक्विलिब्रियम क्या है। डिसइक्विलिब्रियम एक कॉग्निटिव इम्बैलेंस की स्टेट है जहां पर बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट होती है और कंफ्लिक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं वो सिचुएशन को डील करने के लिए उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, इसलिए बच्चा यहां पर डिस्कंफर्ट फील करता है। और इसका जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ये, जैसा कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया कि इक्विलिब्रियम में बच्चा कॉग्निटिव कंफर्ट में रहता है, तो डिसइक्विलिब्रियम में बच्चा कॉग्निटिव डिस्कंफर्ट की स्टेट में आ जाता है। यानी इसे हम कहेंगे ज्ञानात्मक असुविधा, क्योंकि बच्चे का वर्तमान स्कीमा सिचुएशन से डील करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाने का जो प्रोसेस है वो मैं अगली स्लाइड में समझाता हूं। इक्विलिब्रेशन इसे कहते हैं साम्य धारण। बच्चे को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने का जो प्रोसेस है वो ही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। कैसे? इक्विलिब्रेशन के अंदर होता क्या है? इक्विलिब्रेशन के अंदर होती हैं ये दो चीजें, एक तो एडेप्टेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, इसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आ गई और बच्चे के सामने हो गया कॉन्फ्लिक्ट। उस कॉन्फ्लिक्ट से बच्चा क्लैरिटी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम में जो हमारा वर्तमान स्कीमा है वो चीजों को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ही कहलाता है इक्विलिब्रेशन। और इस इक्विलिब्रेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक एडेप्टेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन है क्या? एडेप्टेशन को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट टू अ न्यू एनवायरनमेंट थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन कॉल्ड एडेप्टेशन। अब मैं से आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल्स के साथ। एडेप्टेशन में बच्चा चीजों को अपने वातावरण के साथ कनेक्ट करता है, अपने जो स्कीमाज होते हैं उन्हें अरेंज करता है, न्यू स्कीमा बनाता है। तो जब बच्चे के सामने कोई सिचुएशन आ गई, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, बच्चे के सामने बॉल आई। अब बच्चे को पता लग गई कि एक तो ये बॉल है जो है येलो और एक दूसरी बॉल है जो है ग्रीन। चूंकि बच्चे के दिमाग में बॉल का स्कीमा पहले से ही बना हुआ था, इसलिए वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर देगा और वो समझ जाएगा कि बॉल अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं। यानी बॉल येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया और ये कहलाता एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन की बात करते हैं। अब बच्चे के सामने एक बॉल आ गई जो लेदर की है, बच्चे के सामने बॉल आ गई जो फुटबॉल की है, क्रिकेट बॉल आ गई, बेसबॉल। तो इन सब को देख के उसके मन में हुआ डिसइक्विलिब्रियम।
और वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना चाहता है। तो बच्चे ने कौन सा प्रोसेस अपनाया? बच्चे ने प्रोसेस अपनाया इक्विलिब्रेशन का। इक्विलिब्रेशन में आता है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन है हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में चीजों को सेटल्ड करना चाह रहे हैं। अब यहां पर वह समझ गया कि इस स्कीमा से काम नहीं चलेगा। अब उसने बॉल के न्यू स्कीमास फॉर्म करे कि बॉल अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग शेप की हो सकती हैं, अलग अलग साइज की हो सकती हैं। तो अकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है? अकोमोडेशन के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें न्यू स्कीमा फॉर्म होता है, चीजें अरेंज होती हैं, चीजों को मॉडिफाई करता है, और वह अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। यानी कि अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें चेंज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी की कुछ स्टेजेस के बारे में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे कहते हैं संवेदी मोटर स्टेज या संवेदीय पेशी अवस्था, यह है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह आपकी 2 से लेके 7 वर्ष तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से लेके 11 वर्ष तक। और सबसे आखिरी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक आयु का है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इसे हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गतियात्मक अवस्था। इसे हम रिफ्लेक्सिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम प्रतिक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा जो भी सीखता है वह सब कुछ अपने रिफ्लेक्सिव एक्शंस के माध्यम से ही सीखता है। शिशु अपनी संवेदी अनुभवों और गामक क्रियाओं के माध्यम से संसार को समझता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सेंसिस हैं बच्चे के, उस सेंसिस के थ्रू होता है सेंसेशन। सेंसेशन से बनता है परसेप्शन, और परसेप्शन से फॉर्म होता है कॉन्सेप्ट। तो यानी कि कुछ भी चीज सीखने की शुरुआत सबसे पहले हमारी सेंसेशन से होती है। इसलिए ही इस पहली स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज है। हिंदी में इसे हम कहते हैं, सेंसेस को कहते हैं हम इंद्रियां, सेंसेशन को कहते हैं संवेदना, परसेप्शन को कहते हैं हम धारणा, और परसेप्शन को हम प्रत्यय भी कहते हैं। कंसेप्ट को कहते हैं हम अवधारणा। और बहुत सारे परसेप्शन मिलकर ही एक कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं, और इसे हम संप्रत्यय कहते हैं। चलिए अब आगे मैं डिस्कस करता हूं इस थ्योरी की कुछ विशेषताओं के बारे में। जन्म से लेकर 1 माह तक बच्चा करता है प्रीमिटिव रिफ्लेक्सिव। प्रीमिटिव रिफ्लेक्सिस, जिसे हम कहते हैं मौलिक क्रियाएं। चिल्ड्रंस एक्शन आर डोमिनेटेड बाय रिफ्लेक्सिव। इस स्टेज में बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं वे प्रतिबिंबों पर आधारित होती हैं। यानी बच्चा अपना रिफ्लेक्सिव के द्वारा चीजों को सीखता है, सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग, एक्सेट्रा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जितनी भी क्रियाएं करता है जो उसके रिफ्लेक्सिव होते हैं वह ऑटोमेटिक एक्शंस पर होते हैं। यानी वह स्वतः क्रियाएं होती हैं और उन पर बच्चों का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। नॉट कंट्रोल्ड बाय थॉट्स, वह थॉट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होते। वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स करता है, यानी वह अनैच्छिक क्रियाएं करता है। इस स्टेज में बच्चा एडेप्टिव रिफ्लेक्सिव करता है,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलन प्रतिक्रियाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो इस स्टेज में अचीव होते हैं, वो ये। सबसे पहला, बच्चा 1 माह के बाद अपना थंब सकिंग शुरू कर देता है। दूसरा, बच्चा अपने एक्शंस को रिपीट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो डिजायरेबल लगते हैं। और लगभग 1 से लेकर 4 माह तक बच्चे की जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसके खुद की बॉडी पर सेंटर्ड होती हैं, यानी वह अपनी खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता है। और 4 से लेकर 8 माह की आयु तक बच्चा के जो एक्शन होते हैं वो उसके आउटसाइड दी बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस स्टेज में जब बच्चा 8 से लेकर 12 माह का होता है तो बच्चे के कुछ स्कीमास फॉर्म हो चुके होते हैं, ठीक है। और ये स्कीमा उसके बिहेवियर को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाते हैं। जैसे क्या करेगा? वह किसी ऑब्स्टेकल को मूव करना चाहेगा। और यहीं से ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत होती है, वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 8 से लेकर 12 माह में, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इस स्टेज में 8 से लेकर 12 माह पर एक और माइलस्टोन अचीव होता है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। बच्चे के अंदर 8 से लेकर 12 माह के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब बच्चा आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड को खत्म कर देता है और वह समझ जाता है कि अगर चीजें छुपा ली गई हैं तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। जब बच्चा 12 से 18 माह का होता है तो उसमें वह ट्रायल एंड एरर सीखने लगता है। जब वह 12 से 18 माह का होता है तो बच्चा ट्रायल एंड एरर सीखता है। कैसे? आप उसके हाथ में कुछ भी चीज दो, वह उसे गिरा कर देखेगा। कैसे? वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। और जब बच्चा 18 से लेकर 24 माह का होता है तो बच्चा मेंटल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? बच्चे के अंदर वस्तुओं और क्रियाओं की मानसिक छवि बनना शुरू हो जाती हैं। और 18 से लेकर 24 माह का बच्चा क्या करता है? वो डिलेड या डेफर्ड इमिटेशन शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं विलंबित अनुकरण, ठीक है ना। तो ये इस स्टेज की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं इस थ्योरी की दूसरी स्टेज पर, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चिल्ड्रन बिगिन टू एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल्स व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट लॉजिक, ठीक है। क्योंकि 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे के पास लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका होता है, वह भाषा को सीख चुका होता है, पर अभी उसके पास लॉजिक डेवलप नहीं होता। इसलिए वो इलॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता है, बार बार क्वेश्चंस आस्क करता है, वो चीजों को जानना चाहता है। तो क्योंकि पियाजे ने अपनी थ्योरी की 3 स्टेजेस में ऑपरेशन ही नाम रखा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो हम पहले ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ऑपरेशंस है क्या? ये है मेंटल एक्टिविटीज। दीज आर द मेंटल एक्टिविटीज
यानी बच्चा मानसिक क्रियाओं के द्वारा चीजों को सीखता है। ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल मेंटल एक्टिविटीज, ये परिवर्तनीय होती हैं। यानी अगर आप बच्चे को जमा घटा गुणा और भाग सिखा रहे हैं और आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो बच्चा जब ऑपरेशन सीख जाएगा तो बता देगा कि अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें पहले की तरह 2 ही प्राप्त होगा। तो इसमें बच्चा क्या करता है, चीजों के ऑपरेशन में चीजों के बीच में रिलेशन समझता है। ठीक है, अब हम इस थ्योरी में इसकी सब स्टेजेस को देखते हैं। एक बात और, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज को कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं और प्री चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इस स्टेज में थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो कैसे होती है, वो होती है ईगोसेंट्रिक। यानी बच्चा केवल अपने एस्पेक्ट को देखता है और अपने एस्पेक्ट को समझता है, दूसरे को नहीं समझता, और यहां पर लॉजिक की कमी होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सब स्टेजेस ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, पहले कौन सा है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ये 2 से लेकर 4 वर्ष तक की होती है। इसे पूर्व अवधारणा काल कहते हैं। इसमें बच्चा सिंबॉलिक प्ले करता है, प्रतीकात्मक सोच के साथ चीजों को सीखता है। जैसे कैसे बच्चा वर्ड्स को सीखता है, इमेजेस को सीखता है, ऑब्जेक्ट्स को सीखता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना सीखता है, और यहां पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और चूंकि बच्चे का भाषा विकास हो जाता है, इसलिए वह लॉजिक ना होने के बाद भी क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। बच्चा प्रिटेंड प्ले करता है, काल्पनिक खेल खेलता है, जैसे कि एक बॉक्स ले लेगा, उस बॉक्स को अपनी कार समझ लेगा और उसे आगे पीछे करने लगेगा। बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सीज द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। वह केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझता है। अगर आधी रात में बच्चे का आइसक्रीम खाने का मन है तो वह पूरा हल्ला मचा देगा और उसे आइसक्रीम खानी है। वो ये नहीं देखेगा कि अब रात का समय है, दुकान ओपन है या नहीं है, क्या पता रात में इस समय जाना बाहर सही है या नहीं है। नहीं, उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे आइसक्रीम खानी है बस। वह क्या करता है, वह स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वह अनदर पर्सपेक्टिव को समझने से डिनाई कर देता है। इसकी सब स्टेज है दूसरी, वो है इंट्यूटिव थॉट स्टेज, यानी सहज बोधनीय काल। इस स्टेज में बच्चे के अंदर सेंट्रेशन होता है, यानी केंद्रीकरण का गुण होता है। वह केवल एक ही एस्पेक्ट को देखता है और वह अदर एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। क्यों? अगर आपने बच्चे को एक कंटेनर दे दिया या सिंपल सा आप एक गिलास दिया जिसमें थोड़ा पानी है और एक दूसरा गिलास दिया जिसमें ज्यादा पानी है और दोनों में 100 ml ही है, तो बच्चा बड़े वाले गिलास को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक हाइट को देख रहा है, बस उसका जो सारा ध्यान है उसकी हाइट पर है, वह उसकी विड्थ को नहीं देख रहा। अब है इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि समानांतर तर्क। बच्चा दो चीजों के बीच में इलॉजिकली कनेक्शन बिठाएगा, चीजों को समझना चाहेगा, जबकि उनका एक्चुअल लाइफ में कोई सेंस है ही नहीं। इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का अभाव। संरक्षण का मतलब क्या है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर किसी चीज का आकार या रूप बदला है, यानी कि किसी चीज का
अगर शेप और अपीरियंस चेंज हुआ है तो उसके बाद भी वह सेम ही है, नहीं, वो उस चीज को समझता नहीं है, वो उससे डिनाई कर देता है, इसलिए इसे लैक ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता, इस स्टेज में बच्चे के अंदर पलटावीकरण के गुण का अभाव होता है, वह चीजों को समझ नहीं पाता। अगर आपने बच्चे को एक खिलौना दे दिया और वह खिलौना टूट गया तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाएगा कि खिलौना पहले कैसा दिखता था, वह इस चीज को जान ही नहीं पाएगा। अगर आप एक बच्चे को मिट्टी की बॉल दे दीजिए और उसके बाद आप उसे फ्लैट कर दीजिए तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये मिट्टी की बॉल पहले कैसे लगती थी। इसे ही हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, परिवर्तनता, अपरिवर्तनता, क्योंकि बच्चे के अंदर चीजों को उलटने का अभाव होता है। पांचवी इसकी विशेषता वो है एनिमिज्म, जीववाद। क्यों? क्योंकि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी लिविंग थिंग्स ही कंसीडर करता है। अगर उसकी डॉल गिर गई तो समझेगा उसे चोट लग गई, और अगर बच्चे को चोट लग गई और आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मारा तो बोलेगा हाँ इसको चोट लग गई, अब मेरा बदला पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर सेंट्रेशन है, केवल एक एस्पेक्ट को देखा है कि मेरे अंदर अगर जान है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जान है। लैक ऑफ कंजर्वेशन है, संरक्षण का अभाव है। तो इस वीडियो में हमने ये दो स्टेजेस डिस्कस करी। अब अगली वीडियो में हम पियाजे की बची हुई दो स्टेजेस, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस थ्योरी के एजुकेशनल इंप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, शैक्षिक निहितार्थ को, और हम पियाजे की थ्योरी के क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।